हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर का 100% सिलेबस के अकॉर्डिंग वन शॉट वीडियो लेके आएंगे। एक वीडियो आपके लिए इनफ होगा और इस वीडियो से आप कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले एग्जाम में आप आराम से कर लेंगे, उसकी गारंटी मैं रहता हूँ। और एनसीईआरटी वगैरह तो पूरा करा ही चुका हूँ, तो ये वन शॉट वीडियो है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक, तो वन शॉट है, चैप्टर का नाम क्या है, रियल नंबर्स। ओके, तो इसके बारे में हम रियल नंबर्स क्या होता है, नंबर्स क्या होते हैं, वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी वीडियोस में। अगर आपको देखना है मैं लिंक्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की भी, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो मैं ज़्यादा इसमें जो काम की चीज़ें हैं, जो हमारे क्वेश्चन में एग्जाम में आएगा, उसी चीज़ को लूँगा। ठीक है, एक्स्ट्रा चीज़ें मैं इस पर डिस्कस नहीं करूँगा। तो जो सबसे पहला जो टॉपिक हमें कवर करना है वो है यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा। ठीक है, यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा, ये चीज़ हम पढ़ेंगे। यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा क्या कहती है? ठीक है, अगर आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर है, इफ वी हैव टू पॉजिटिव इंटीजर्स, इंटीजर कैसे होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, हमारे पास दो इंटीजर हैं ए और बी, सच दैट, उसमें कैसा रूल होगा, सच दैट कि सपोज करो कि जो ए है वो बड़ा है बी से, तो क्या होगा, देन क्या होगा कि हम ए को लिख सकते हैं बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में, वेयर ये जो आर की वैल्यू होगी वो बी से छोटी होगी, जीरो या जीरो से बड़ी होगी। ठीक है, इसे बोला जाता है यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा। ठीक है, आपको एग्जाम्पल से समझाऊं तो बच्चों पता ये क्या होता है ना, क्यू क्या होता है, क्यू आपका होता है कोशेंट। क्या होता है कोशेंट, आर क्या होता है आपका रिमाइंडर। ठीक है, ये बड़ा वाला नंबर क्या होता है, डिविडेंड। ठीक है, एंड ये छोटा वाला नंबर बी क्या होता है, ये होता है डिवीजर। ठीक है, अब आपको बाय एग्जांपल समझाता हूँ ये इसको कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जांपल के सपोज करो कि मैंने एग्जांपल लिया, एक नंबर ले लिया मैंने 7 और एक नंबर ले लिया मैंने 5। छोटा सा एग्जांपल लेके ही समझा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या करना है, ये 7 ऑब्वियसली 5 से बड़ा है, देन हमें क्या करना है, 5 से डिवाइड कर देना है 7 में। कितनी बार क्या, एक बार जाएगा, 5 बन जा 5, माइनस करेंगे तो कितना बचा, 2 बचा। सो आप लिख सकते हैं, सो बाय यूक्लिड डिवीजन, ठीक है, क्या हो जाएगा, 7 को मैं लिख सकता हूँ किससे डिवाइड किया था, 5 से। कितनी टाइम किया, एक बार, और रिमाइंडर क्या बचा, 2। ठीक है, अगर देखो आप 5 इंटू 1 5 प्लस 2 क्या आ गया, 7। लेफ्ट हैंड में जो था वही राइट हैंड में आ गया। ठीक है, सो देखिए ये मेरा क्या है, 7 मेरा क्या है, डिविडेंड, और ये ए के प्लेस पे बैठा है, ये बी के प्लेस पे, ये क्यू के प्लेस पे और आर के प्लेस पे। जो आर की वैल्यू होगी ना जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, हमेशा उससे छोटी आएगी, या तो 0 आएगी या 0 से बड़ी आएगी, और जिससे आप डिवाइड करो उससे छोटी आएगी। ठीक है, सो ये बी मेरा क्या हो गया, बी मेरा 5 मेरा क्या है, डिवीज़र है। ठीक है ना, 5 मेरा क्या है, डिवीज़र। क्यू मेरा क्या है, कोशेंट, क्यू है, और आर मेरा क्या है, रिमाइंडर। तो ये होता है डिवीज़न, यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा। ठीक है, अब इसकी मदद से क्वेश्चन भी आते हैं। देखो बच्चों, एनसीईआरटी के क्वेश्चन मैंने थोड़े कम लिए हैं, इसमें मैंने एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जितने भी लिए हैं, और वो ये सारे जो क्वेश्चन है वो कभी ना कभी पूछे गए हैं, और ऐसे क्वेश्चन ही बोर्ड में बार बार आते हैं। इसकी फुल गारंटी मैं लेता हूँ। एनसीईआरटी तो पूरी कराई रखी, प्लेलिस्ट में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। ये वीडियो देख लोगे ना, वन शॉट वीडियो काफ़ी है आपके लिए। आप इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को एकदम आसानी के साथ कर पाओगे, इसका दावा मैं करता हूँ। ठीक है, चलिए अब इस पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है, इसकी मदद से ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, कैन आई शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form 4q plus 1 और 4q plus 3 where q is some integer। हमें बताना है कि
जितने भी ऑड इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव के ऑड इंटीजर होते हैं, उसे हम 4q+1 या फिर 4q+3 के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर q कोई इंटीजर है। ठीक है, अब चलिए 4q+1 एंड 4q+3 बोला है क्वेश्चन में, इस फॉर्म में दिखाना है। आप देखो क्या बोला है, 4q+1 या फिर 4q+3, ये हमें लाना है। तो q फिक्स है, देखो 4 फिक्स है। ठीक है, a और b नंबर होते हैं ना, a इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, a इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, सेंस। a इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, bq+r लिखते हैं। ठीक है, तो b की जगह पर यहाँ पर कितना है, 4 है। ठीक है, ऐसे लिखोगे प्रॉपरली एग्जाम में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हियर b इक्वल्स टू कितना है, 4 है। देयरफॉर रिमाइंडर, जो रिमाइंडर होता है वो 4 से कम आएगा, 0 आएगा, 0 से बड़ा होता है, या तो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, या फिर 3। 4 से कम होते हैं और 0 या 0 से बड़े होते हैं। ठीक है, तो फिर आपको नेक्स्ट टाइम लिखना है, सो बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। ठीक है, आपको पता है ए इक्वल टू क्या होता है, bq+r। प्रॉपरली लिखा रहा हूँ जैसे एग्जाम में लिखाना है, वेयर r की वैल्यू b से छोटी होती है, 0 या 0 से बड़ी होती है ना। तो केस 1 पे आ जाओ। केस 1, व्हेन r की वैल्यू क्या ले लो, 0, b तो फिक्स ही है, b मेरा क्या है, 4। देयरफॉर a क्या हो जाएगा, 4q, और आपके r के प्लेस पे क्या आ गया, 0, तो ये आ गया 4q। ठीक है, अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। q क्या है, q क्या है, एक इंटीजर है। इंटीजर आपका ऑड भी हो सकता है, इंटीजर आपका इवन भी हो सकता है, ओके। सपोज करो एक ऑड इंटीजर ले लो 3, एक ऑड इंटीजर ले लो 4, सॉरी इवन इंटीजर ले लो 4। ठीक है, अब क्या है, इंटीजर में किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है, 4 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर दो, 3 × 4, 4 × 4, ये क्या देगा मेरे को, 12, ये क्या देगा मेरे को, 12। दोनों के दोनों क्या है, इवन है, दोनों के दोनों क्या है, इवन है। यानी कि किसी भी इंटीजर को अगर हम इवन नंबर से मल्टीप्लाई करें, 4 इवन नंबर है, तो हमें क्या मिलेगा, एक इवन नंबर मिलेगा। आप इसके बाद इस एक्सप्लेनेशन को लिख सकते हैं, एग्जामिनर को दिखा सकते हैं, एग्जामिनर समझ जाएगा कि मेरे बच्चों को आता है, इस बच्चे को पूरा आता है। ठीक है, तो ठीक है, या फिर ऐसे वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, सिंस q इज इंटीजर, इफ वी मल्टीप्लाइड बाई अ इवन नंबर बाई अ इंटीजर वी गेट एन इवन नंबर। ठीक है, ये लिख के लिख सकते हैं, हेंस 4q इज एन इवन नंबर। ठीक है, लेकिन मेरे को इवन नंबर नहीं चाहिए, मेरे को ऑड नंबर की बात करनी है। तो केस 1 तो खत्म हो गया, केस 1 हो गया, अब केस 1 की बात खत्म। अब आ जाओ केस 2 में। ठीक है, अब किसकी बात करेंगे, केस 2। ठीक है, केस 2 देखो, केस 2 में क्या है, व्हेन r इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो देखो जब ऐसे ही r इक्वल्स टू 1 लगोगे, 4q हो रहे, r के प्लेस पे क्या रख देना है, 1 रख देना है। देखो आपको पता होगा इवन प्लस ऑड क्या होता है, ऑड नंबर। ठीक है, ये रीजन लिख दोगे। अगर बिलीव नहीं हो रहा है, 12 में 1 ऐड करो 13। ठीक है, अच्छा अच्छा को 16 था यहाँ पर, 16 में 1 ऐड करो 17। दोनों के दोनों क्या आ गए, इवन। जैसे ही इवन, सॉरी ऑड आ गए, इवन में जैसे ही ऑड ऐड करोगे आपको क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा। हेंस इट इज ऑड नंबर। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो, क्योंकि पता है आपको पता है ना, ये जो 4q है, ये 4q क्या है, इवन है। ये जो 1 है ये क्या है, ऑड है। तो इवन प्लस ऑड क्या होता है, ऑड होता है।
तभी जाके 4q+1 क्या हो रहा है, ऑड नंबर हो रहा है ना बच्चों। केस 1 हो गया, ठीक है। 2 केस हमारे हो गए, अभी 2 केस हमारे और बचे हैं, ठीक है। तो 2 केस और डिस्कस कर लेते हैं। केस 3 व्हेन रेडियस कितना ले लेंगे, 2, देयरफॉर ए क्या हो जाएगा, 4q+2 सिंस इवन प्लस इवन, इवन में जैसे ही आप इवन ऐड करोगे आपको क्या मिलेगा, इवन। देयरफॉर 4q+2 इज एन इवन नंबर, ठीक है। अब केस 4 पे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। केस 4 व्हेन r इक्वल्स टू 3, r जब हम 3 ले लेंगे, देयरफॉर a क्या हो जाएगा, 4q+3, 4q क्या है, इवन है, सिंस इवन प्लस ऑड क्या होता है, ऑड नंबर, देयरफॉर 4q+3 इज एन ऑड नंबर, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो, ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो। अब लास्ट में क्या लिखना है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इट इज क्लियर दैट, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इट इज क्लियर दैट, आपको क्वेश्चन का स्टेटमेंट लगाना है फिर नीचे, इट इज क्लियर दैट, ठीक है। एवरी, एनी नहीं लिखना है, every positive odd integer of the form 4q+1 और 4q+3 where q is some integer, इतना स्टेटमेंट आपको एंड में लिख देना और आपका ये आंसर परफेक्ट बन जाएगा, परफेक्ट बन जाएगा, परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, ठीक है, आराम से भी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब और एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक। क्वेश्चन वही है, वैसे ही है, कह रहे हैं use Euclid division lemma to show that cube of any positive integer is either of the form 9m या फिर 9m+1 या फिर 9m+8 for some integer m। कह रहे किसी भी नंबर, किसी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम क्यूब करते हैं ना, तो वो तो या तो इस फॉर्म में आता है या इस फॉर्म में आता है या फिर इस फॉर्म में आता है। आप कहोगे सर यहाँ पर तो b की प्लेस पे 9 बैठा है, देखो सर आप 9 9 9, ठीक, मैं मान रहा हूँ आप सही बोल रहे हो। जैसे ही आप 9 ले लोगे b को, आपके पास 9 केस बन जाएंगे। कितने केस, 9 केस बन जाएंगे। ऑब्वियसली सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, बट सपोज करो 9 केस आप एग्जाम में करोगे तो कम से कम 20 से 25 मिनट लग जाएगा आपके, 20 मिनट, 15 से 20 मिनट लग जाएंगे आराम से। एक क्वेश्चन के पीछे 15-20 मिनट कोई सेंस नहीं बनता, और आप कहोगे सर ये एग्जाम में नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब थोड़ा थिंक करो कि इसने पर्टिकुलर इंटीजर को मेंशन नहीं किया है, किसी भी इंटीजर के लिए बोला है, ठीक है। तो आप सोचो छोटा सा छोटा लेते हैं, और क्योंकि 9 चाहिए अपन को, 9 लाना है, तो यानी कि 9 कॉमन चाहिए होगा। भाई ऐसा छोटा सा छोटा नंबर कौन सा है जिसका मैं क्यूब करूँ और 9 भी कॉमन आ जाए, तो वो नंबर है 3। 3 का क्यूब करो, 3 × 3 × 3, यहाँ से आपको 9 ऑटोमेटिकली कॉमन मिल जाएगा। तो वो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 3 है। तो अब यहाँ पर b को क्या लेट कर सकते हैं, वेरी गुड, 3 लेट कर सकते हैं, ठीक है। यही मेरे को बताना था। अब देखो, लेट 3 इज अ पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी मान सकते हैं ना, तो 3 को मान लिया। 3 एक पॉजिटिव इंटीजर है इसी अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, b क्या हो जाएगा 3, देयरफॉर r हो जाएगा 0 1 2, 3 केस बने। कहाँ 9 केस, कहाँ 3 केस, ठीक है। बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा a इक्वल्स टू क्या होता है, bq+r, वेयर r की जो वैल्यू होती है वो b से छोटी होती है और 0 या 0 से बड़ी होती है ना। केस 1 व्हेन r इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो देखो a क्या हो जाएगा मेरे पास, b मेरे पास 3 है,
सो 3 क्यूब, रिमाइंडर क्या ले लिया मैंने 0, सो ए क्या आ गया 3 क्यूब। हमें क्या करना है, क्यूब करना है, शो दैट क्यूब ऑफ एनी नंबर, है ना, क्यूब करना है, दोनों तरफ क्यूब कर लो, ठीक है। क्यूब करोगे 27 हो जाएगा, 9 कॉमन निकालो, 3 क्यूब क्यूब, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस नंबर को ना, क्योंकि 9m के फॉर्म में दिखाना है तो इस नंबर को मैंने m लेट कर लिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 9m, ये मेरा 9 और इसको मैंने m लेट कर ली, 9m फॉर्म, इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब आ जाओ नेक्स्ट केस में, केस में मान लेता हूँ नंबर 2 केस, व्हेन r इक्वल्स टू 1, ठीक है। जैसे ही मैंने r को 1 माना तो a क्या हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 1, दोनों तरफ क्यूब करेंगे, ठीक है। आपको एक फॉर्मूला पता होगा, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब 3a स्क्वायर बी 3b स्क्वायर a, है ना। तो देखो यहाँ से a क्यूब बी क्यूब 3a स्क्वायर बी 3b स्क्वायर a, ठीक है। सो 9 कहाँ से कॉमन आ जाएगा, देखो यहाँ से और यहाँ से 9 कॉमन आ जाएगा, 9 कॉमन निकालोगे तो यहाँ से बचेगा 3 क्यू, यहाँ से आ जाएगा 3 क्यू स्क्वायर बचेगा, और यहाँ से 3 3 9 ओनली क्यूब बचेगा, और 1 का क्यूब 1 होता है, ठीक है। इस पूरे को मैं क्या लेट कर लूँगा, m लेट कर लूँगा, तो 9m प्लस 1 फॉर्म आ गया, जो कि अपन को चाहिए था। इक्वेशन नंबर 2, 9m भी आ गया, 9m प्लस 1 भी आ गया, ठीक है। अब केस लास्ट बच रहा है मेरा केस 3, r की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, मेरे को 2 लेनी पड़ेगी, ठीक है। व्हेन r इक्वल्स टू 3, तो a की वैल्यू क्या 3 लिख रहा हूँ 2, तो क्या हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 2, दोनों तरफ क्यूब कर दो, तो ये हो जाएगा a का क्यूब b का क्यूब 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a, ठीक है। 9 कहाँ से कॉमन आएगा, यहाँ से और यहाँ से, ठीक। तो 9 कॉमन निकालो, यहाँ से बचेगा 3 क्यूब, यहाँ से 3 क्यू स्क्वायर, 3 3 9, यहाँ से बचेगा 4 क्यू, और 2 का क्यूब क्या होता है 8, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको लेट कर लेंगे m, तो ये आ गया 9m प्लस 8 फॉर्म, ठीक है। सो लास्ट में क्या लिखोगे, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इट इज क्लियर दैट, ठीक है, इट इज क्लियर दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर, ऐसे लिखोगे, क्यूब ऑफ, यहाँ से क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म दिस, यहाँ तक पूरा लास्ट में लिख दोगे ये। तो ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया, है ना, एकदम आसान था। तो 2 क्वेश्चन कर लिया आप, इससे मिलते हैं 2 क्वेश्चन हर टाइप के आराम से कर लोगे। अब हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो डिवीजन लेम्मा की मदद से अब क्या है, एक डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है, एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसकी मदद से हम कुछ चीज़ को फाइंड करते हैं, तो उसे एल्गोरिथम बोला जाता है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से हम यहाँ पर HCF निकालेंगे, ठीक है। सो एल्गोरिथम प्रोसीजर तो है, तो वो प्रोसीजर लिखने के लिए एग्जाम में कभी नहीं आता, बट इसकी मदद से HCF निकालने के लिए आता है। और वो कैसे निकाला जाता है बच्चों, चलिए देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन हर बार लगभग आता है बोर्ड एग्जाम में, स्पेशली बेसिक अगर आपके पास है तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
अब पिछले साल भी मैंने इसका वन शॉट बनाया था और वो वन शॉट मैंने पेजेस पे बनाया था। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, उस वीडियो के लिंक भी मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन पे, आप उसको भी ज़रूर देखिएगा तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है, तो क्या है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम की मदद से हमें फाइंड करना है 210 और 55 का HCF। तो देखो कैसे पता करते हैं, कैसा प्रोसीजर है, क्वेश्चन आप आराम से समझ जाओगे। क्या लिखोगे? हाँ, सिंस बड़ा नंबर कौन सा है? 210, ठीक है, और 55 बड़ा है। ओके, तो यहाँ क्या लिखना है? यहाँ लिखना है आपको बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ये लिखा। उसके बाद क्या करना है आपको? जो बड़ा नंबर है उसको इस तरफ रखो और छोटे नंबर को इस तरफ रखो। ठीक है, आपको छोटे नंबर से बड़े नंबर में डिवाइड करना है। अगर रिमाइंडर आ जाता है 0 पहले स्टेप में, तो जिस नंबर से आपने डिवाइड किया था छोटा नंबर, वो आपका HCF हो जाएगा। अगर 0 नहीं आता है तो प्रोसीजर को आगे बढ़ाते रहना है तब तक जब तक 0 ना आ जाए। अब देखिए कैसे करते हैं। ये छोटा नंबर है और ये बड़ा नंबर है, 0 डिवाइड करना है। कितनी बार जाएगा? 4 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, है ना? 3 बार जाएगा। आइडिया लगा? 3 × 5 = 15, मल्टीप्लाई कर देना, कैरी 1, 3 × 5 = 15 और 1 16, माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। यहाँ क्या बचा? 0 हासिल देगा। देखो 10 हो जाएगा, 4 45 बचेगा। ठीक है, कितना बचा? 45। तो कितनी बार गया मल्टीप्लाई? 3 बार। ठीक है, ये मेरा Q है, ये मेरा R है, और रिमाइंडर क्या बचा? 45। देखो रिमाइंडर 0 नहीं आया है तो प्रोसीजर को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, इस नंबर और इस नंबर की बात करेंगे अब हम। ठीक है बच्चों, तो देखो क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा 55 और यहाँ आ जाएगा 45। 45 से अब डिवाइड करना है 55 में, ऑब्वियसली एक ही बार जाएगा। क्या बचेगा? 10 बचेगा। फिर से रिमाइंडर क्या नहीं आया? 0 नहीं आया। इन दो नंबर्स की बात करनी है। ठीक है, अब देखो 45 यहाँ आ जाएगा, 10 यहाँ आ जाएगा। 45 कितनी बार जाएगा? 4 बार। कितना बचा? 5। 4 बार गया, रिमाइंडर क्या बचा? 5। फिर 0 नहीं आया, फिर इसको और इसको लेना है। यहाँ 10 लिखा, यहाँ 5 लिखा। 5 2 × 10, रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है, 5 2 × 10, रिमाइंडर आ गया 0। 0 आ गया, यहीं पे आके रुक जाओ, बस काम खत्म अपना। देखो वो लास्ट नंबर जिससे आपने डिवाइड किया था और आपको रिमाइंडर 0 मिला है, 0 मिला, वो नंबर आपका HCF होता है। तो किससे आपने डिवाइड किया था? 5 से, तब आपको 0 मिला था। तो इसका जो HCF होगा बच्चों वो कितना होगा? 5 होगा। ठीक है, या फिर इसके जस्ट ऊपर वाला जो रिमाइंडर होता है वो HCF होता है। ठीक है, तो ऐसे लिखना देयरफॉर HCF 2 10 and 55 कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इजीली हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। अगर किसी में कोई प्रॉब्लम हो, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को एक बार पीछे जाके दोबारा देख लो, मज़ा आ जाएगा, समझ जाओगे आराम से। अब ये क्वेश्चन है, इसमें ठीक है लीनियर कॉम्बिनेशन निकालना है HCF का। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ HCF टॉपिक से रिलेट करता है और ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, स्पेशली अगर आपके पास स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है तो। कह रहे फाइंड HCF ऑफ 81 and 237 and express it as a linear combination of 81 and 237। ठीक है, सो काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, देखिए कैसे करना है। तो जब भी लीनियर क्वेश्चन बोलेगा तो आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ही लगानी है। और भी मेथड है HCF निकालने के, बट ऐसे क्वेश्चन में आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ही हेल्प करेगी। ठीक है, यूक्लिड्स
स्पेलिंग पे मत जाना, ठीक है। सो देखो क्या करना है, 237 यहाँ लिखा और 81 यहाँ लिखा। लॉजिक वही है कि छोटे वाले नंबर से पहले क्या करना है, बड़े वाले नंबर में डिवाइड करना है। 8 का 8 16 8 या 24, 240 ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 1 कम 2, 2 8 16, माइनस करो 5, 13 में से 6 गया 7, 75 बचेगा, है ना। तो कितनी बार गया, 2 बार, रिमाइंडर क्या बचा 75। 0 नहीं आया तो नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ। यहाँ आएगा 81, इधर आएगा 75। 75 में डिवाइड करना है 81 के अंदर, ऑब्वियसली एक ही बार जाएगा। कितना आ जाएगा 6, एक बार गया, कितना आ गया 6 रिमाइंडर। फिर करो, यहाँ पे आ जाएगा 75, यहाँ आ जाएगा 6, 6 कम 6, एक बचा 15 हो गया, 6 दूनी 12, ठीक है। कितना आ गया 3। सो कितनी बार गया 12 टाइम्स, रिमाइंडर कितना बचा 3, फिर रिमाइंडर 0 नहीं आया, ठीक। तो 6 इधर आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा। 3 से डिवाइड करना है 6 में, 3 2 6, रिमाइंडर 0, 2 बार, रिमाइंडर 0। सो HCF क्या आ जाएगा, HCF क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। 237,81, HCF कितना आ गया 3। पार्ट 1 तो आराम से हो गया क्वेश्चन का। HCF निकालने के लिए बोला था, निकाल दिया। अब क्या निकालना है, लीनियर कॉम्बिनेशन। क्या निकालना है, लीनियर कॉम्बिनेशन। सो देखिए लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे निकालेंगे। अब यहाँ से ध्यान से देखना बच्चों, है ना, कई बच्चे यहाँ से थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है इसमें। सबसे पहले देखो HCF को लीनियर कॉम्बिनेशन में देखना है। लीनियर कॉम्बिनेशन मैं टॉपिक लिख देता हूँ, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ HCF, ठीक है। ये अपन का टॉपिक है, ये बोला है क्वेश्चन में, इसको करके दिखाओ, है ना, ये करके दिखाओ। अब देखो HCF कहाँ है, यहाँ ये वाला स्टेप नहीं लेना, यहाँ 0 है, इसको नहीं लेना, इसके जस्ट ऊपर वाला स्टेप लेना है। कितना है HCF मेरा 3 है, यहाँ 3 रखो। ये 75 है, ये प्लस का है ना, ये इस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस का, यानी कि 75 माइनस ये प्लस का है, उधर जाके क्या हो गया 6 × 12। मल्टीप्लाई मत करना, इसको ऐसे ही रहने देना है, ठीक है। किसी भी स्टेप को मल्टीप्लाई नहीं करना है। ये स्टेप रहने दिए, इसके ऊपर क्या कौन सी वैल्यू 6, आपको यहाँ 6 दिख रही है। अब 6 के प्लेस पे वैल्यू रखना है। 6 के प्लेस पे क्या रखोगे, देखो 75, 6 के प्लेस पे रखना है वैल्यू। ये 6 है, 81, ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस के 1। 81 75 × 1, ठीक है। और इधर बाहर से क्या मल्टीप्लाई था 12 था, ठीक है। देखो 3 की जगह ये प्लस के तरह के माइनस का हो गया, ये रख दिया। इसके ऊपर क्या बैठा है 6 बैठा है, 6 की जगह रखना है। तो ये प्लस का इधर के क्या हो गया मल्टीप्लाई, सॉरी प्लस के इधर के क्या हो गया माइनस हो गया। 81 में से ये आके माइनस हो गया, उठा के 6 की जगह रख दिया मैंने, ठीक है। अब 6 के ऊपर क्या बैठा है 75। अब इसको आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा 75 की जगह, बट पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। 75, ठीक है, यहाँ दिख रहा है, 12 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो। 81 × 12 माइनस 75, 12 1 जा 12, ठीक है। सो देखो नेगेटिव नेगेटिव ये बच जाएगा पॉजिटिव। 12 75 है और ये 75 एक, 12 और 1 13, 13 × 75 माइनस 81 × 12, ठीक है। अब आपको किसकी जगह पर रखना है 75 की जगह पर रखना है। ये प्लस के इधर के क्या क्या होगा माइनस हो जाएगा, है ना। तो 75 कहाँ है देखो, यहाँ है, क्या हो जाएगा 237, ये प्लस का आके इधर क्या हो जाएगा माइनस 81 ×
2 और यहाँ पर 81 इंटू 12 ऑलरेडी है। अब 13 से अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई में रखना है। 13 टू 26 इंटू 81 माइनस 81 इंटू 12, ठीक है। 13 इंटू 2 37 माइनस का 26 माइनस के 12 माइनस का क्या आ जाएगा 38, ठीक, इंटू 81, ठीक। सो देखो लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखना है तो ये हो जाएगा 237m प्लस 81n, यही दो नंबर ले रखा था, ठीक है। इधर क्या है 3, वेयर m के प्लेस पे कितना है 13 है, इंटीजर होंगे देखना, और n के प्लेस पे क्या है माइनस के 38, ये आपका आंसर है। शायद आपको थोड़ा सा अजीब लगा हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों इस प्रोसीजर को आप वीडियो को एक बार दोबारा से देखें, हर एक स्टेप को समझें, एक एक स्टेप को अपनी कॉपी में लिख के उस स्टेप को समझने के बाद दूसरी लाइन वीडियो को देखें, फिर कॉपी में लिखें, तभी पूरा हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तभी होगा, सिर्फ देख के छोड़ दोगे तो काम नहीं चलेगा, है ना। देखते हुए प्रैक्टिस करते हुए चलोगे तभी पूरा समझ में आएगा ये वीडियो, ये क्वेश्चन, वरना थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा और आपको जान के अजीब होगा। ये क्वेश्चन, इस लेवल का क्वेश्चन आप MSc में भी पढ़ेंगे, MSc मास्टर ऑफ साइंस विद मैथ्स, उसमें ये क्वेश्चन भी है। वो एक बुक आती है नंबर थ्योरी, वहाँ पर आप पढ़ोगे इससे। सो MSc का आप 10th में पढ़ ले रहे हो, इससे बड़ी फख्र की बात क्या होगी, है ना। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो छोटी क्लास में पढ़ोगे तो बड़ी क्लास में भी आएंगी, एक दो टॉपिक ऐसे हो जाते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो भाई बोर्ड एग्जाम वालों का फेवरेट है। इस टाइप का क्वेश्चन हर एक बार एक नंबर में दे देते हैं, 1 मार्क्स गारंटेड। इस चैप्टर को पूरा देखोगे ना तो 6 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे, क्योंकि चैप्टर 1 से 6 मार्क्स आते हैं। फाइंड द HCF ऑफ 65 and 117 and express it in the form of 65 plus 170 n, ये दे रखा है। तो जो क्वेश्चन अभी हमने किया लीनियर एक्सप्रेशन, वही वैसा दे रखा है, ठीक है। और ये तो 1 मार्क्स वाला नहीं है एक्चुअली। एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन पता है क्या है, 1 मार्क्स में जो देता है, ये यही दो नंबर देते हैं, ठीक है, यही दो नंबर देते हैं और बोल देते हैं कि इन दोनों नंबर का जो HCF है, HCF ऑफ 65 एंड 117, ये इस फॉर्म में है 65 m माइनस के 117, तो m की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, ये बोलता है। क्वेश्चन में दिया नहीं था, क्वेश्चन हमने बना लिया, करेंगे हम अभी, ठीक है, इसको करेंगे। तो पहले जो बोला है वो हम करते हैं, मतलब इसमें बोला नहीं है डायरेक्ट लीनियर कॉम्बिनेशन निकालो, आपको इन दोनों नंबर का लीनियर कॉम्बिनेशन निकाल के दिखाना है, ठीक है, HCF का। सो बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, यहाँ पर 117 आ जाएगा बड़ा वाला और इधर छोटा वाला आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे। हाँ, 65 दूनी 130 होता है तो एक ही बार जाएगा, 65 कम 65 माइनस करोगे 2, 52 आ जाएगा, है ना। सही है, क्या जाएगा 52, तो एक ही बार गया, रिमाइंडर आ गया 52, ठीक, रिमाइंडर आ गया 52। अब ये नंबर यहाँ आ जाएगा, हमें क्या करना है 52 से डिवाइड करना है, किसके अंदर 65 के अंदर, एक ही बार जाएगा 3 1, कितना आ गया 13 आ गया, एक बार गया कितना आ गया 13, तो यहाँ लिखेंगे 13, यहाँ आ जाएगा 52, ठीक है। 13 से डिवाइड करना 52 में, 13 चौके 52, रिमाइंडर आ गया 0, कितनी बार गया 4 टाइम्स, रिमाइंडर आ गया 0। तो लास्ट नंबर किस से डिवाइड किया था, है ना, प्रॉपरली नहीं लिखा हमने, यहाँ पर बड़ा वाला नंबर इधर आ जाना 52,
13 से डिवाइड करना है। कितनी बार गया 4 टाइम्स, रिमाइंडर आ गया 0। तो वो लास्ट नंबर क्या था जिससे आपने डिवाइड किया था, 13 था। सो HCF कितना आ गया, HCF आ गया 13। ठीक है, अब क्या निकालना है इनका, लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब क्या निकालना है, लीनियर कॉम्बिनेशन। सो देखिए लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे निकलेगा। ठीक है, सबसे पहले टॉपिक क्या आ जाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ HCF। ठीक है, तो देखो कैसे लिखे, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ HCF। HCF कहाँ है मेरा बच्चों, 13 है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 13। ठीक है, ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 52 इंटू 1 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, ये हो गया। 13 के ऊपर क्या बैठा है, 52। अब 52 की जगह पे वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 52। ये है आपका क्या जाएगा, 117। ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस के, बाहर से क्या बैठा है, इंटू में 1। 1 से मल्टीप्लाई करोगे किसी भी नंबर को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, माइनस माइनस प्लस 65 इंटू 1। तो ये 65 इंटू 1, 65 इंटू 1, 2 इंटू 65 माइनस 1 इंटू 117। तो ये आ जाएगा 65m प्लस 117n, वेयर m के प्लेस पे कितना है, 2 है, और n के प्लेस पे क्या है, माइनस के 1। आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया इजीली। ओके, अब क्वेश्चन में क्या है, इसी क्वेश्चन को कई बार बोर्ड एग्जाम में कैसे पूछा गया है कि इन दोनों नंबर का जो HCF आएगा, इन दोनों नंबर का जो HCF आएगा उसे इस फॉर्म में लिखा गया है, तो m की वैल्यू क्या होगी। देखो इन दोनों नंबर का HCF कितना है, 13 है। ठीक है, इस फॉर्म में लिखा गया है 65m माइनस 117। तो m की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव के इधर रखे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये आ जाएगा 130, ये प्लस मल्टीप्लाई में इधर रखे डिवाइड में हो जाएगा, कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, आराम से बन जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ना वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का है। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, तो मैं पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आपको पहले समझा देता हूँ, फिर इस क्वेश्चन में लौटता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ किक करके। ठीक है, बहुत ही ईजी प्रॉब्लम है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है कि दुनिया में जितने भी कंपोजिट नंबर है, ठीक है, कंपोजिट नंबर वर्ड आया ना, तो मैं आपको पहले कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर में डिफरेंस बताता हूँ। ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, इनमें डिफरेंस जान लो। सबसे पहले देखिए, अगर मैं मैथमेटिकल वे में बात करूँ तो कंपोजिट नंबर में क्या होता है, मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर। किसी भी नंबर को अगर दिखा दो कि वो 2 से ज़्यादा नंबर से डिवाइड है तो वो कंपोजिट नंबर होगा, और इसमें सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, ओनली 2 फैक्टर। कौन कौन से, इटसेल्फ एंड 1। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात की जाए सो जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, ये सारे आपके क्या हैं, प्राइम नंबर है। और कंपोजिट नंबर में क्या हो जाएगा, जैसे कि 4, जैसे कि 6, जैसे कि 12, ये सारे क्या है, कंपोजिट। किसी भी नंबर को 2 से ज़्यादा दिखा दो फैक्टर, ये 1 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड है, 1 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है।
2 से डिवाइड है, 1 से डिवाइड है, ठीक है, 3 से डिवाइड है, 4 से डिवाइड है, 6 से डिवाइड है, 12 से डिवाइडेड है। तो ऐसे नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर आ जाए वो होते हैं कंपोजिट नंबर, मतलब किसी नंबर से वो डिवाइड हो जा रहे हैं, इट मीन्स वो कंपोजिट नंबर है। और जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं इटसेल्फ, जैसे 2 सिर्फ 2 से डिवाइड होगा या फिर 1 से, 3 सिर्फ 3 से डिवाइड होगा या फिर 1 से, तो जिसके सिर्फ ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं वो हमारे होते हैं प्राइम नंबर। ओके, तो प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, आई बात समझ में। अब देखो इस स्टेटमेंट क्या कहती है आपकी, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये क्या कहती है आपकी, ये कहती है आपके पास कोई भी कंपोजिट नंबर है, आपके पास कोई भी कंपोजिट नंबर है, उसे आप प्राइम फैक्टराइजेशन के मल्टीपल्स के फॉर्म में लिख सकते हो। उसका जो एक्सप्रेशन होगा वो यूनिक होगा, बट ऑर्डर इधर का उधर हो सकता है। ये बोलता है कि भैया दुनिया में जितने भी कंपोजिट नंबर है उसको आप प्राइम नंबर्स के मल्टीपल्स के फॉर्म में लिख सकते हो। उसका जो एक्सप्रेशन है वो यूनिक होता है, बट उसका जो ऑर्डर है वो इधर का उधर हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, एग्जांपल लेके समझते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास एक नंबर है 80, ठीक है, ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। 2 4 0, 2 2 0, 2 1 0, 2 5 10, 5 1 5, ठीक है। छोटे से छोटे नंबर से करना है तो 80 को मैं लिख सकता हूँ 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, और 5 कितनी बार है, 1 बार, ठीक है। इनटू में 1 भी लिख सकता हूँ मैं इसको। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, यूनिक है। ये जो एक्सप्रेशन है वो यूनिक है, ठीक है। लेकिन ऑर्डर आप इधर का उधर कर सकते हो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे। सो ऑर्डर इधर का उधर होगा लेकिन एक्सप्रेशन यूनिक रहेगा। और ये जो 2 है वो क्या है, प्राइम नंबर है। ये जो 5 है वो क्या है, प्राइम नंबर है। तो आपने 80 को 2 प्राइम नंबर्स के मल्टीपल्स के फॉर्म में लिख दिया है। आप यहाँ पर 1 लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 1 ना तो कंपोजिट नंबर होता है और ना ही प्राइम नंबर होता है, ठीक है। 1 ना तो कंपोजिट नंबर होता है ना ही प्राइम नंबर होता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछा भी क्या है, कह रहे फाइंड लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट का मतलब क्या होगा, HCF। अगर यहाँ पर लिखा होता मिनिमम या फिर लीस्ट तो हम क्या निकालते हैं, LCM, ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना। सो क्वेश्चन में बोल रहे फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 398, 436 एंड 542 लिविंग रिमाइंडर 7, 11, 15 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। उस नंबर को निकालना है, बड़े से बड़े नंबर को निकालना है जो तीनों में डिवाइड करने पर इतने नंबर को रिमाइंडर में छोड़ देता है। अब रिमाइंडर में छोड़ते का मतलब समझ लो, आपने 5 को डिवाइड किया 12 में, 2 बार जाएगा, रिमाइंडर क्या छोड़ रहा है, 2 छोड़ रहा है। तो अगर यहाँ पर 2 ना होता तो पूरा डिवाइड हो जाता है ना, रिमाइंडर 0 आता। तो ये अगर 5 से मैं 12 को डिवाइड कर रहा हूँ 2 टाइम जा रहा है, लेकिन रिमाइंडर 2 छोड़ रहा है। इसका मतलब है अगर यहाँ पर 2 ना होता, क्या हो गया, अगर यहाँ पर 2 ना होता तो पूरा डिवाइड होता, यानी कि मैं अगर 12 से 2 माइनस कर दूँ तो 10 आएगा, ठीक है, तब रिमाइंडर 0 आएगा। अब क्वेश्चन का सेंस समझो, कह रहे हैं फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, यानी कि HCF तो में निकालना है। इन सभी नंबर, ये जो 398 रिमाइंडर कितना छोड़ता है, 7 छोड़ता है, ये कितना रिमाइंडर छोड़ता है, 11 छोड़ता है, और ये कितना रिमाइंडर छोड़ता है, 15 छोड़ता है। अगर इन रिमाइंडर को मैं इन नंबर से माइनस कर दूं और फिर जो नंबर आएगा, बड़ा से बड़ा नंबर जो हमें निकालना है, उससे मैं अगर डिवाइड करूंगा तो सब रिमाइंडर 0 देगा। तो ये जो लिविंग रिमाइंडर वाले प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वो जो रिमाइंडर छोड़ रहा है उसको आपको माइनस करना होता है। यानी कि हमें क्या निकालना है, देखो बच्चों, we need to find
HCF, क्योंकि लार्जेस्ट बोला था, किस नंबर का निकालना है। अब देखो 398 माइनस के 7 कॉमा 436 माइनस के 11 कॉमा 542 माइनस की 15। ठीक है, ये 3 नंबर आएंगे, इनका हमें एचसीएफ निकालना है। क्योंकि इस विधि से निकालूंगा मैं बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन से मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसमें से 7 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 391 है ना। इसमें से 11 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? 5 2 425 है ना। 12 में से 5 घटाओ 7 बचा, 3 में से 2, ये 3 नंबर है। ठीक है, सो इसको प्राइम रिटर्न करते हैं। किससे कटेगा ये? किससे कटेगा? देखिए 17 आती है, 17 दूनी 34, 17 से कटेगा। 17 दूनी 34, 5 बज के 17 आती है 51, 23 1 जा 23। इसको काटो 5 से, 5 8 40, ठीक है, 5 बचे 25, 5 एक कम 5, 5 7 35, 17 एक कम 17। ये किससे कटेगा? 17 दिया 51, 17 एक कम 17, 31 बने 31। ठीक है, क्या निकालना है? HCF निकालना है। सो हमें क्या मिला? देखो यहाँ पर 391, 17 इंटू 23, फिर क्या है 425, क्या है 17 इंटू 5, कितनी बार है? 2 बार। फिर क्या है देखो 527, 17 इंटू 31। अगर हमें HCF निकालना है तो बच्चों 3 नंबर है तो तीनों में देखना पड़ेगा। तीनों में क्या है देखो, तीनों में ढूंढना पड़ेगा। तो HCF कितना आ जाएगा? 17। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन का अगर LCM निकालना होता, जो तीनों में है उसकी मैक्सिमम पावर आती, तो मैक्सिमम पावर तो 1 ही है। ठीक है, और जो नंबर बच गए हैं उनको मल्टीप्लाई में डाल देते और इसको सॉल्व कर लेते, हमें हमारा आंसर मिल जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रूव दैट देयर इज नो नेचुरल नंबर फॉर विच 4 टू द पावर n एंड्स विथ डिजिट 0। ठीक है, हमें बताना है कि ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है कि जो 4 की पावर n को अगर हम खोल दें n की प्लेस पे कुछ रख कर तो वो 0 देगा। ठीक है, यानी 4 की पावर n को अगर n कुछ भी नेचुरल नंबर रख दो, n कहाँ से आना चाहिए? नेचुरल नंबर से, तो ये कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा। ये शो करना है हमें। तो ये 0 पे कभी ख़त्म होगा या नहीं वो हमें चेक करना है। तो देखो नोट करके लिख लेना है आपको। नोट, थोड़ी सी मेरी तबीयत बीच में ख़राब हो गई, तभी मैंने अभी रेस्ट लिया था। एक्चुअली आपको पता है माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब है, कोविड के चक्कर है, पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे को उल्टियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं। सो अभी मैंने रेस्ट ले लिया, फिर से स्टार्ट किया है। ठीक है, वीडियो बनाना। तो नोट क्या है कि इफ़ एनी नंबर wants to end with digit 0। ठीक है, अगर कोई नंबर 0 पे ख़त्म होना चाहता है ना, देन देयर प्राइम फैक्टराइजेशन विल बी, किस फॉर्म में होना चाहिए? विल बी इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। ठीक है, वेयर m, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब इसका कहने का मतलब है कोई नंबर अगर हम चेक कर रहे हैं कि वो 0 पे ख़त्म हो गया या नहीं, तो उस नंबर का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो
एटलीस्ट एक बार 2 आना चाहिए और एक बार 5 ज़रूर आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो वो नंबर कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा। ठीक है, अगर हम चेक करेंगे नाउ, जो नंबर में 4 दे रखा है उसका आप चेक करोगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। सो 4 को मैं लिख पा रहा हूँ 2 की पावर 2। 2 तो आ चुका है बच्चों, लेकिन इसमें 5 नहीं है। सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन of 4 is not in the form of 2 की पावर m into 5 की पावर n, therefore it is never end with digit 0 for any natural number n। किसी भी नेचुरल नंबर के लिए कभी भी ये नंबर 0 पे ख़त्म नहीं होगा। ऐसे ही आप सिमिलर 6 टू द पावर n, 12 की पावर n, 15 की पावर n, कोई भी नंबर हो तो आप चेक कर सकते हैं ऐसे, है ना बच्चों, आराम से हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्सप्लेन कि ये नंबर कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं, आपको बताना है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये वाला मैं पार्ट मैं खुद कर दे रहा हूँ, जो बड़ा वाला पार्ट है। हाँ बच्चों, तो देखो सबसे पहले ले लिया मैंने 6 into 7, तो आप देख रहे होंगे कि इनमें कुछ एक कॉमन ज़रूर मिल जाता है आपको। कॉमन क्या है? 5 दोनों में कॉमन है, बाहर निकालो। 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 1, 5 1 जा 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। 7 छंग 42, 7 या 12 दूनी 24 प्लस 1। ठीक है, सो देखो 24 दूनी 48, कैरी 4, 96 और 4 100 प्लस 1, तो यह आ जाएगा 109। और किसी भी नंबर को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो ये जो गिवन नंबर है इसकी 3 फैक्टर तो दिख ही रहे हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स। तो आप क्या लिखोगे? The given number have more than 2 फैक्टर। ठीक है, किसी भी नंबर को अगर आप 2 से ज़्यादा फैक्टर दिखा देते हो ना, सो वो नंबर क्या हो जाता है? सो दिस नंबर इज कॉम्पोजिट नंबर, या फिर सो इट इज़ कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, आप ये बोल सकते हैं। ऐसे ही ये छोटा वाला पार्ट आप तो फटाक से कर देंगे, है ना, एकदम इजी है। ये हो गया। अब ये क्वेश्चन बोल रहे हैं कि फाइंड द HCF एंड LCM 90 और 144 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से निकालना है। ठीक है, सो यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, इस मेथड का यूज़ करना है। तो यहाँ पर 90 लिखूँगा मैं और यहाँ पर 144। किससे कटेगा? 2 से 45, 3 से कटेगा 3 कम 3, 3 5 15, 3 5 15, है ना, 5 कम 5। ठीक है, सो 90 को मैं लिख सकता हूँ कैसे? देखो 2 कितनी बार है? 1 बार, 3 है 2 बार, 5 है 1 बार। ठीक है, ये 2 2 7 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, 2 6 जा, 2 1 जा, 2 8 जा, 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। सो 144 को मैं लिख सकता हूँ 2 कितनी बार है? 1 2 3 4, 2 की पावर 4, और 3 कितनी बार है? 2 बार। ठीक है, अब यहाँ पर हमें 2 नंबर दे रखा है, तो देखो ये नंबर भी दोनों में है और ये नंबर भी दोनों में है। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालेंगे? HCF। HCF क्या होता है बच्चों? वो नंबर जो दोनों में है, 2 भैया दोनों में है, तो उसकी मिनिमम पावर लेनी है। जो नंबर दोनों में उसकी मिनिमम पावर, तो 2 की मिनिमम पावर कितनी है? 1। 3 दोनों में, 3 की मिनिमम पावर 2, तो 9 इंटू 2 यानी कि 18 आ जाएगा। ठीक है, जो दोनों में बस वही लेना है। अगर आपको निकालना LCM, जो नंबर दोनों में है
उसकी मैक्सिमम पावर लेनी है, 2 की पावर मैक्सिमम 4 आता है, और 3 दोनों में 3 की मैक्सिमम पावर 2 आ जाएगी, और जो नंबर बच गए हैं उसको मल्टीप्लाई में डाल दो, तो ये आ जाएगा 16 गुणे 9, है ना, तो 16 और 9 पंचे 45। इन दोनों नंबर को आप मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आपको आपका आंसर इजीली मिल जाएगा। अब एक चीज़ बताता हूँ, एक रिजल्ट बताता हूँ। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ दे क्वेश्चन, बच्चों बताओ क्या ऐसे दो नंबर पॉसिबल हैं, ठीक है, ऐसे दो नंबर पॉसिबल है, ये एक रिजल्ट के तौर पे एक 1 मार्क्स पे क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि आपको पता है जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं ना, 20 नंबर का होता है, उसमें ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछते हैं, क्या ऐसे दो नंबर पॉसिबल हैं जिनका एलसीएम 25 है और एचसीएफ 2 है। क्या ऐसे दो नंबर पॉसिबल हैं? आप कहोगे सर 1 मिनट रुको, मैं बताता हूँ। अगर एलसीएम एचसीएफ को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, पूरा पूरा डिवाइड का मतलब पॉइंट में नहीं ना, प्रॉपरली डिवीजन पूरा हो जाता है। 2 के पहाड़े में 25 नहीं आता, 2 25 डिवाइड पॉइंट में होगा, पॉइंट से नहीं, प्रॉपरली डिवीजन देखना है आपका। 25 नहीं कटेगा 2 से, है ना, नहीं कटेगा। तो ये नहीं कट रहा है, यानी कि सर ऐसे दो नंबर पॉसिबल नहीं है जिनके एलसीएम 25 आता हो और एचसीएफ 2 आता हो। पॉसिबल तभी होगा ऐसे दो नंबर कि जब एलसीएम और एचसीएफ एलसीएम को प्रॉपरली डिवाइड कर दे, तभी उन दोनों के एचसीएफ और एलसीएम वाकई में हो सकते हैं ऐसे दो नंबर, अदरवाइज नहीं। तो दुनिया में ऐसे कोई दो नंबर नहीं है जिनके एलसीएम 25 आते हैं और एचसीएफ 2 आता हो। आप सोच के देख लेना, ठीक है, नहीं है ऐसे नंबर। तो ये मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड से एचसीएफ एलसीएम निकालना भी सिखा दिया है। अब एक प्रॉपर्टी होती है दो नंबर में कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स किसके इक्वल होता है? फर्स्ट मतलब एचसीएफ इनटू एलसीएम के इक्वल होता है। हाँ, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये दो नंबर जो हमें दे रखे हैं 306, ठीक है। क्या दे रखा है? दोनों नंबर का एचसीएफ क्या दे रखा है? 9, और हमें क्या निकालना है? दोनों नंबर का एलसीएम हमें निकालना है, ठीक, ये चीज़ है। आप अगर आपके पास दो नंबर है तो आप चेक भी कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या गलत है। अगर दोनों नंबरों का प्रोडक्ट आपके एचसीएफ जो निकाला है और आपने एलसीएम जो निकाला है उनके प्रोडक्ट इक्वल आ जाए तो आपका आंसर सही है, अदरवाइज गलत है, ठीक है। अब देखो एलसीएम निकालना है, ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ के डिवाइड में हो गया, 9 तियां 27, 36 हो गया, 9 चौको 36, 34 और 657 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको आपका एलसीएम आराम से मिल जाएगा, है ना। ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क्स में काफ़ी पूछे जाते हैं, तो ये भी हमने कर लिया। आपको मैं हर एक क्वेश्चन बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आ सकता है, आपको कभी फील नहीं होगा कि सर आपने ये हमें नहीं पढ़ाया था। अब जो क्वेश्चन है प्रूफ इरेशनलिटी वाले प्रॉब्लम, तो सबसे पहली चीज़ बच्चों रैशनल नंबर्स के कॉन्सेप्ट को जानना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर क्या होता है? हर एक नंबर जिसे आप पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हो, और क्यू की वैल्यू क्या ना हो, 0 ना हो। पी और क्यू क्या होने चाहिए? पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, ठीक है, क्या होने चाहिए? इंटीजर्स। एंड अगर एचसीएफ निकालोगे पी और क्यू का तो वो क्या आना चाहिए? 1। जो भी नंबर इस प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, इन कंडीशन को होल्ड करेगा, उसे मैं बोलूँगा रैशनल नंबर, उसे मैं क्या बोलूँगा? रैशनल नंबर, ठीक है। सो अगर मैं बोलूँ 3/2 तो ये एक रैशनल नंबर है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, 3 और 2 इंटीजर्स हैं, नीचे डिनोमिनेटर में 0 भी नहीं है, और इन दोनों का एचसीएफ 1 है। अगर मैं बोल दूँ -2/7 तो ये भी एक रैशनल नंबर है, ठीक है, ये भी एक रैशनल नंबर है, ठीक। 0 भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि 0 को मैं 0/1 लिख सकता हूँ, ठीक है। सो हर एक रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल भी रैशनल नंबर होता है, एक नंबर को छोड़कर। देखो
अगर इसका मैं रेसिप्रोकल कर दूँ तो ये भी एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है, ठीक है। बट 1/0 करूँगा तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 0 है, इसका मतलब है क्या है बच्चों, डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब ये नहीं कि ये रैशनल नहीं है तो ये रैशनल होगा, नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट ऐसा नंबर, इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है। अब ये एक नंबर मैंने लिख दिया 2/4, क्या ये बच्चों रैशनल नंबर है? आप कहोगे सर 2 और 4 का HCF 2 आ जाएगा, आपने बोला है सर HCF 1, भैया ये रैशनल नंबर नहीं है, आप ये कहोगे, तो आप बिल्कुल सही हो। बट एक्चुअली ये ऐसे नंबर होते हैं, हाथी क्या होता है, मैं बोलता हूँ हाथी के जो दांत दिखते बाहर से हैं वो अलग होते हैं, खाता अलग है, खाने के अलग होते हैं, तो ये दिखाने का अलग है, वाकई में है अलग, लेकिन 2 1 2 2 2 4 P अपन Q फॉर्म में इन दोनों का HCF कितना आ जाएगा 1, और 1 और 2 इंटीजर्स है। कई बच्चे बोलते हैं सर ये √2 एक रैशनल नंबर है, √2 पर सर देखो P अपन Q के रूप में लिख दिया मैंने इसको, नीचे 0 भी नहीं है, HCF 1 है। अरे बेटा ये इंटीजर ही नहीं है, P और Q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, ये भी ध्यान रखो। तो सारी प्रॉपर्टी को होल्ड भी करना चाहिए, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि भैया रैशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। और थोड़ा कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा आप याद कर लो। कोई टर्मिनेटिंग नंबर है, जो भी टर्मिनेटिंग नंबर है वो भी रैशनल होता है, जैसे कि 1.23। अगर कोई नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जैसे 1.333, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो नंबर्स होते हैं वो भी रैशनल्स होते हैं, ये सब रैशनल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पाई जो है मेरा वो क्या है, इरेशनल नंबर है, क्या है मेरा, इरेशनल नंबर, ये ध्यान रखना। 22/7 क्या है मेरा, रैशनल नंबर है, ये ध्यान रखना। पाई अलग चीज़ हुआ, 22/7 ये नंबर्स के फॉर्म में। पाई जो क्वांटिटी है ना वो फिक्स नहीं है, पाई एक क्या होता है, पाई होता है एक रेशियो, पाई क्या होता है, सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो। तो हर चीज़ के लिए वो थोड़ा थोड़ा सा डिफर करता है, वो यूनिक नहीं है, इस वजह से उसको इरेशनल बोला जाता है। इरेशनल में कभी यूनिक चीज़ नहीं आती है, जैसे मैं एक नंबर लिखूँ इरेशनल का, जैसे मैंने ये लिखा 1.01, तो इसमें कोई चीज़ फिक्स नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग चलता जा रहा है, कोई पैटर्न नज़र नहीं आ रहा, तो ये रेशनल हो गया, है ना। सो 22/7 एक रैशनल नंबर है, जबकि पाई एक इरेशनल नंबर, ये ध्यान रखना, ठीक है। कोई भी प्राइम नंबर लिखोगे, कोई भी प्राइम नंबर लिखोगे और ऊपर से रूट लगा दोगे तो वो भी हो जाएगा इरेशनल, जैसे √2, √3, √5, ये सारे नंबर क्या हैं, इरेशनल नंबर्स हैं। अब क्वेश्चन में आ जाऊँ, ठीक है, क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, प्रूव दैट, ये क्वेश्चन 2010 में पूछा जा चुका है CBSE ने। √2 इज एन इरेशनल नंबर, ये हमें प्रूफ करना है। तो ठीक है, उल्टा मेथड मानते हैं इसको, उल्टा मान लेते हैं इसको। हमने इसको क्या बोल दिया कि ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। जैसे ही मैं इसको रैशनल बोलूँगा √2 को, तो कोई भी जो रैशनल नंबर होता है उसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। Q की वैल्यू क्या नहीं होती, 0, एंड PQ क्या होते हैं, HCF P और Q का क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, है ना, ये चीज़ होती है। अब वैसे तो आपको पता है कि भैया ये रैशनल है, लेकिन प्रूफ करना है रैशनल, तो हमने इसका उल्टा मानना है कि ये रैशनल है। अब क्या करना है, किसी भी तरीके से रैशनल की किसी एक प्रॉपर्टी को मना करना है, ठीक है। अब इसके अपन में कुछ नहीं, तो मैं क्या ले रहा हूँ, 1 ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैं तिरछी क्रॉस प्रोडक्ट कर दूंगा, P1 जा P, यहाँ से आ जाएगा √2Q, फिर मैं क्या करूँगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इधर से क्या हो जाएगा, P², अंडर रूट का स्क्वायर करूँगा और अंडर रूट हट जाएगा Q², ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है, 2 है ना। सिंस पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, देयरफॉर पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। अगर किसी नंबर का स्क्वायर, देखो 4 है, 4 को लिख सकते मैं 2 स्क्वायर, ये 2 से डिवाइड है। अगर इसका स्क्वायर रूट कर निकालोगे 2, वो भी तो 2 से डिवाइड होगा। तो अगर पी स्क्वायर 2 से डिवाइड है तो पी भी 2 से डिवाइड होगा। किसी तरीके से अगर मैं क्यू को भी 2 से डिवाइड दिखा देता हूँ तो पी और क्यू का HCF 2 आ जाएगा, आना 1 चाहिए, तो प्रॉपर्टी को वो मना कर देगा। इट मीन्स वो इरेशनल हो जाएगा। यही हमारा अल्टीमेट गोल है। अब क्या करेंगे, लेट पी, नंबर क्या है यहाँ पर 2 है तो 2R लेट कर लो। फिर से वही काम है, स्क्वायर करना है दोनों तरफ। तो यहाँ से हो जाएगा पी स्क्वायर इक्वल्स टू 4R स्क्वायर। भैया यहाँ पी स्क्वायर था, यहाँ भी पी स्क्वायर था, पी स्क्वायर तो नहीं चाहिए अपन को। सो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मानो, पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख दो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2Q स्क्वायर, पी स्क्वायर की वैल्यू रख दी, 2 2 जा 4, तो Q स्क्वायर क्या आ गया 2R स्क्वायर। कोफिशिएंट कितना है 2 है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, सिंस क्यू स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड है तो क्यू भी 2 से डिवाइड होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। सिंस पी एंड क्यू बोथ आर डिविजिबल बाय 2, देयरफॉर HCF क्या हो जाएगा, पी और क्यू का 2 हो जाएगा, जो कि 1 नहीं है ना बच्चों। which is against our standard result, which is against our hypothesis, ठीक है। हाइपोथेसिस में क्या है, देखो हाइपोथेसिस में क्या होना है कि HCF 1 चाहिए, कितना आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है। तो आप उसके नेक्स्ट लाइन से क्या लिखोगे, which is against our hypothesis, hence our assumption is wrong। मतलब जो माना था वो गलत है। Therefore, √2 is an irrational number। ठीक है, ये हो जाएगा आराम से। नंबर चेंज हो सकते हैं लेकिन प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा। √2 की जगह √3 आ सकता है, √5, √7, √11। प्रोसीजर डिक्टो ऐसा ही रहेगा लेकिन तरीका बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, बस नंबर चेंज होंगे, लेकिन डिक्टो ऐसा ही करना है। तो प्रैक्टिस करो, रट डालो इन स्टेप्स को, हर बार आता है ऐसे क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी 2 मार्क्स में काफ़ी पूछा गया है, बहुत ही ज़्यादा, बल्कि ये और आसान है, ठीक। हमने क्या बोला, इसको एक रैशनल नंबर बोला। तो कोई भी रैशनल नंबर जो होता है ना, उसे हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और क्यू की वैल्यू क्या नहीं होती है 0। बाकी चीज़ तो पता ही आपको, पी क्यू इंटीजर्स होते हैं, पी और क्यू का HCF 1 आता है। ये क्वेश्चन पहले वाले से भी आसान है। आपको बड़ा लग रहा होगा तो लग रहा होगा टफ है, ज़्यादा लंबा होगा, नहीं, ये पहले वाले से भी आसान है। और ये बल्कि और छोटे नंबर में आएगा, वो आएगा तो बड़े नंबर में आएगा। लॉजिक क्या होता है इस क्वेश्चन में करने का, कि बच्चों रूट को एक तरफ रखो और बाकी सबको दूसरी तरफ, प्लस का 5 इधर के माइनस का, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब आपको पता होगा, आपको पता होना चाहिए कि रैशनल में रैशनल ऐड करोगे तो रैशनल आता है, रैशनल में रैशनल माइनस करोगे रैशनल, रैशनल को रैशनल से मल्टीप्लाई करोगे रैशनल, रैशनल में रैशनल से डिवाइड करोगे रैशनल,
ठीक है। रैशनल में कोई भी इरेशनल मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, ऐड करो या माइनस करो, रैशनल में से अगर कोई दूसरा इरेशनल आ जाता है तो वो इरेशनल हो जाता है। और रैशनल रैशनल दोनों अगर रैशनल रहेंगे, कोई भी ऑपरेशन लग रहा हो तो ऑलवेज रैशनल रहेगा। ये रैशनल में से रैशनल माइनस किया, रैशनल, रैशनल से रैशनल डिवाइड किया, तो इस तरफ क्या है बेटा मेरा, रैशनल, और ये क्या है, इरेशनल, √2 अभी प्रूफ किया था। तो रैशनल और इरेशनल कभी इक्वल हो सकते हैं? कभी नहीं। Hence, from first, पहला क्या होगा, ये जो लिखा है √2 = p/q -5 है, ये डिवाइडेड बाई 3, ये कभी इक्वल नहीं हो सकता। Hence, our assumption is wrong. हमने जो मान रखा है वो क्या है, गलत है। Therefore, 5 + 3 √2 is an irrational number. ठीक है, इस तरीके से आपको एग्जाम में लिख देना। और देखो कितना छोटा है, झट से हो गया, फट से, इतना आसान है। ये क्वेश्चन है प्रूव द √2 + √5 इज इरेशनल। काफी शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, देखो इरेशनल प्लस इरेशनल, इरेशनल, √2 भी हम जानते हैं इरेशनल, √5 भी इरेशनल है, इरेशनल प्लस इरेशनल तो इरेशनल ही होगा। प्रूफ करना है इस चीज़ को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कम से कम पिछले 10 सालों में 8 बार पूछा गया इस क्वेश्चन को। हमने क्या मान लिया, इसको एक रैशनल नंबर मान लिया। तो हर एक रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में लिखी जाती है, और q की वैल्यू क्या नहीं होती है, 0 नहीं होती है। ठीक है, हमें क्या करना है, एक को दूसरी तरफ ले आओ, है ना। ये प्लस का इधर के क्या हो गया, माइनस का। ठीक है, फिर क्या कर दो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहाँ से तो 2 आ जाएगा, स्क्वायर करोगे, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है, अब आपको पता ही है, और अंडर रूट की तरफ रखते हैं, बाकी सबको दूसरी तरफ लो। नेगेटिव के इस तरफ आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये क्या है, p² प्लस के 5, ये प्लस का 2 इधर के माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या है, 5 में से 2 घटाओगे 3। यहाँ पर ये चीज़ क्या है, मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। उस तरफ क्या है, रैशनल नंबर, इस तरफ क्या है, इरेशनल नंबर। कभी इक्वल हो सकता है? नहीं। तो फिर से आपको वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ रैशनल है, ये चीज़ इरेशनल है। तो फ्रॉम फर्स्ट से आप क्या बोल दोगे कि ये चीज़ भैया इक्वल तो कभी नहीं हो सकती। ये जो √5 है, ये भैया इसके इक्वल कभी नहीं होगी, क्योंकि रैशनल और इरेशनल कभी इक्वल हो ही नहीं सकते, है ना। यानी कि फिर क्या लिख दोगे, हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमारा जो अवधारणा है, जो हमने माना है, वो गलत है। देयरफॉर √2 + √5 इज एन रैशनल नंबर। 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग टाइप के मैंने ले लिए।
जो कि बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं और यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार आता है, हर बार। सारे टाइप के क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, आप जब एग्जाम में बैठोगे ना तो 6 नंबर तो पक्के हैं। अभी 1 MCQs भी हम डिस्कस करेंगे, आने वाले हैं। और इसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन, हर चैप्टर का प्रीवियस क्वेश्चन भी लाऊंगा मैं, ठीक है। ये तो हम टॉपिक वाइज चीज़ों को सीख रहे हैं और इसमें भी ऐसे क्वेश्चन बहुत हैं जो बार बार आते हैं। अब हम क्लास 9 में अपने चैप्टर नंबर 1 जो पढ़ा था नंबर सिस्टम, वहाँ पर डिवाइड करके देखते थे कि कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग है, कौन सा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है ना। अब आप बिना डिवाइड किए कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग है, कौन सा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है और कौन सा रिपीटिंग होगा, कौन सा नहीं होगा, ठीक है। आपको पता है जो नंबर होता है वो क्या होता है, P/Q होता है ना, और Q की वैल्यू क्या होती है, नॉन जीरो होती है। तो ऐसे जो रैशनल नंबर आपको दिए जाएंगे कैसे पता लगेगा कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है ना। तो अगर कैसे लॉजिक क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। अगर आप डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, कैसे पता चलेगा कि कौन टर्मिनेटिंग है कौन नॉन टर्मिनेटिंग है। देखो केस बना रहे हैं हम, केस बना दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। देखते हैं, अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, सिर्फ डिनोमिनेटर में 2 × 2 ऐसा आ रहा है, या सिर्फ 5 × 5 ऐसा आ रहा है, ठीक है, या 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, चाहे कितनी बार भी आए, 1 बार आए 2 बार आए, जितनी बार भी आए, ठीक है। इन तीनों केस में अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 आ रहेगा टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 के मल्टीपल्स आएंगे टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। इसे बोलते हैं 2 की पावर m फॉर्म, इसे बोलते हैं 5 की पावर n फॉर्म, और इसे बोला जाता है 2 की पावर m × 5 की पावर n फॉर्म। इसमें भी क्या होता है, टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो सिर्फ 2 के मल्टीपल्स आए टर्मिनेटिंग, सिर्फ 5 आए डिनोमिनेटर में तब भी टर्मिनेटिंग, 2 और 5 दोनों मल्टीपल्स में आ रहे हैं तब भी टर्मिनेटिंग। और देखो, अगर 2 आ रहा है उसके साथ अदर्स नंबर आ रहे हैं, अदर नंबर का मतलब पता है क्या होता है, अदर नंबर का मतलब है कि 3 है ना, 7 11 इस टाइप के नंबर आ रहे हैं, तब क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। 5 आ रहा है, सिर्फ 5 आ रहा है 5, और उसके साथ अदर नंबर आ रहे हैं, अदर नंबर, तब भी क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। कार्ड स्टॉप हो गया तो टाइम लिमिट होती है। तो देखो, अगर 5 आ रहा है और अदर्स नंबर आ रहे हैं तब भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा। 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है और उसके साथ अदर्स नंबर है, अदर्स नंबर क्या, 3 7 11 ऐसे नंबर, तब भी ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग आएगा। सिर्फ अदर नंबर आएंगे, 3 7 इस टाइप के नंबर है ना, सिर्फ अदर नंबर आएंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा। सिर्फ जब अदर नंबर आएगा तब क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर करते हैं, सिर्फ 2 आता है टर्मिनेटिंग, सिर्फ 5 आता है टर्मिनेटिंग, 2 और 5 दोनों आता है तब भी टर्मिनेटिंग, सिर्फ 2 और अदर्स नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, सिर्फ 5 के मल्टीपल्स और अदर नंबर है तब भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, 2 और 5 दोनों आ रहे हैं और उसके साथ अदर्स नंबर भी आ रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, एंड सिर्फ अदर नंबर आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन में। अब एक एक क्वेश्चन करना है हमें, बिना डिवाइड के पता करना है कि ये कैसे नंबर्स हैं। 17/18 देखो नंबर क्या है,
17/15 डिनोमिनेटर क्या है मेरा 8 है, प्राइम एक्टेशन कर दो 2 4 2 2 ठीक है। सो क्या आ गया, सिंस 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 यानी कि 2 की पावर m फॉर्म। सो इट इज टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है। यानी 17/8 क्या है, एक टर्मिनेटिंग नंबर है। ये आपका आराम से बन गया। फिर क्या है 64/455, ठीक है। 455 का करके देखो, प्रॉपर लैंग्वेज तो आप लिख ही लोगे ना। किससे कटेगा 5 से, 5 9 45, 5 एकम 5, 91 कटेगा, 13 7 91, 7 से काटो, 7 एकम 7 7 21, 13 एकम 13। सो देखो 455 5 तो आ रहा है, इसमें अदर्स नंबर आ रहे हैं, 5 के साथ क्या आ रहा है, अदर्स नंबर। तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। वो सारे रिजल्ट जो मैंने आपको लिखाए थे उसी का यूज होगा। अब जैसे ये नंबर है, ठीक है, 1600 का चेक करना है क्योंकि ये 1600 का चेक कर दो। बाकी लैंग्वेज तो आप लिख ही लोगे ना, काटोगे तो देखो थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन आप भी कर सकते हो। 1600 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। तो 16 का मतलब है 2 की पावर 4 और ये क्या है, ये 100 है तो 2 × 5 की पावर क्या है 2 है, तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2 यानी 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2 फॉर्म में, यानी कि सिंस इट इज 2 की पावर m × 5 की पावर n फॉर्म, ठीक है ना। सो इट इज कौन सा नंबर 15 ये इज टर्मिनेटिंग। तो ये कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग नंबर है। तो ये नंबर क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। ऐसे ही वाला चेक करो, डिनोमिनेटर में कितना है 3125, काटो 5 छंग 30, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, ठीक है। और आपको पता है 5 × 625 आ गया, 625 क्या होता है 25 × 25, तो 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, ये आ गया 5 की पावर 5 यानी कि 5 की पावर n फॉर्म। तो ये भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये भी क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। सिर्फ 2 की पावर m फॉर्म आए, 5 की पावर n फॉर्म आए, या 2 × 5 की सिर्फ 2 और 5 की फॉर्म में, इन कंडीशन में क्या होता है, टर्मिनेटिंग होते हैं। हो गया टर्मिनेटिंग। आगे आते हैं, ये तो ऑलरेडी दे रखा है 2 की पावर 3 × 5 की पावर 2 यानी कि 2 की पावर m × 5 की पावर n फॉर्म में है। सो ये क्या होगा, सो इट इज टर्मिनेटिंग। तो ये बच्चों क्या है, टर्मिनेटिंग है, ठीक। ये क्या है मेरा, टर्मिनेटिंग है। ये बन गया मेरा आराम से। अब ये क्वेश्चन है, कह रहे हैं कंप्लीट द मिसिंग एंट्रीज इन द फॉलोइंग फैक्टर ट्री। यहाँ पर ये जो मिसिंग एंट्रीज है यहाँ पर और यहाँ पर, इसको आपको फुलफिल करना है, इसको और इसको। यहाँ पर क्या नंबर्स आएंगे देखो, अगर इन दोनों की प्रोडक्ट करें 7 या 21, वो यहाँ पर आएगा 21, और इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो ये यहाँ पर आएगा 21 × 2 21 दूनी 42, तो यहाँ क्या आ जाएगा 42। तो मिसिंग एंट्रीज झट से हो गया, है ना, आराम से। ये क्वेश्चन 2008 में आ रखा है। अगला क्वेश्चन है 1 मार्क्स में काफ़ी पूछा जाता है, कहते हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस। ठीक है, डायरेक्ट आपको आंसर लिखना है, ठीक है। सो ये नंबर हमें दे रखे हैं, 2 की पावर 4 है और 5 की पावर 3 है, कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट होगी। सो देखो मैक्सिमम पावर देखनी है, कितनी है
2 और 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 4 है। तो ये कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा, 4 डेसिमल प्लेस के बाद पूरा टर्मिनेट हो जाएगा, झट से एकदम आराम से निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो नंबर है टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है, ऐसा है। ठीक है, ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। देखो नीचे जो है डिनोमिनेटर हमारा क्या है, 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 2। ठीक है, 2 और 5 तो है, इसके साथ साथ अदर नंबर भी है। सिंस इट इज 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n इंटू अदर नंबर फॉर्म, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ये बोल दोगे, 1 मार्क्स में आ सकता है ऐसे क्वेश्चन। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो को बहुत ही आराम से 1 शॉट में पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 मैथमेटिक्स रियल नंबर हमने सीख लिया है। आई होप आपको बहुत फ़ायदा मिला होगा। हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। अभी तो ये शुरुआत है, आप पेपर से पहले इतना भी कर लोगे ना तो 6 नंबर कहीं नहीं गए। और आपको अच्छी तैयारी करनी है तो मैं और क्वेश्चन लेके आऊँगा चैप्टर वाइज। ठीक है, टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं ये भी बहुत है, बट और भी लेके आऊँगा। बस बने रहो, इस वीडियो को हर जगह शेयर करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, ये आपका प्यार सपोर्ट बहुत ज़रूरत है इसकी मुझे, प्लीज़ ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।